बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ख़बर जो पूरे खित्ते के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ था। और तो ईरान में ये बड़ा एक दिलेरी का फ़ैसला था अमेरिका का कि अपने पायलट को वो हर हाल में लेकर जाएँगे। और बड़ी बहादुरी दिखाई अमेरिकन फ़ोर्सेस ने, जो वहाँ से वो कामयाब हो गए। देखिए, चाहे फ़ोर्सेस दुश्मन की हों या अपनी हों, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और जो बहादुरी के साथ लड़े और जो कामयाब ऑपरेशन करे, उसको तारीख़ हमेशा उस कामयाबी को याद रखती है। यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगों को तारीख़ की किताबों में उन लोगों ने लिखा और उन लोगों ने तारीफ़ की जो उनके दुश्मन थे। तो ये अमेरिका ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक ट्वीट किया। मैं थोड़ा-सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वुंडेड एंड रियली ब्रेव F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर फ्रॉम डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ ईरान। हमने ज़ख्मी हालत में और बहुत ही बहादुर ऑफिसर जो F-15 का था, उसको हमने ईरान के पहाड़ी इलाके में अंदर से जाके रेस्क्यू कर लिया है। और जो ईरानी फ़ौज है वो बड़ी कोशिश कर रही थी, सख्त कोशिश कर रही थी उस तक पहुँचने की, और बड़ी तादाद में उस तक जाना चाह रहे थे और वो उसके करीब पहुँच रहे थे। और ये बहुत ही इज़ हाइली रिस्पेक्टेड कर्नल, वो बड़ा काबिल एहतराम कर्नल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये बहुत शानदार किस्म की रेड थी और बहुत खतरनाक ये एक मिशन था, और सामान और फ़ौजी ये सारे इसके अंदर शामिल थे। वो कह रहे जी हम एक के बाद दूसरी कोशिश कर रहे थे। हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया दिन की रोशनी में। ये एक आम वाक़या नहीं है और हमने 7 घंटे गुज़ारे ईरान के अंदर इस ऑपरेशन में। ये बड़ा अमेज़िंग था। शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल। फिर उसने कहा जी मैं एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूँगा इस हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर वाले दिन ओवल ऑफिस में, और मैं इन ऑफिसर्स के साथ करूँगा। गॉड ब्लेस आवर ग्रेट मिलिट्री वॉरियर्स। ये ऑपरेशन के बारे में जो दीगर इत्तलात आ रही है ना, वो भी बड़ी हैरानकुन है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें एक F-15 तैयारा तबाह होता है, उसका एक पायलट मिसिंग होता है। उसको ढूँढने के लिए मिशन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, रेस्क्यू मिशन चल रहा था, इन्होंने पायलट अपना ढूँढ लिया, उसको रेस्क्यू कर दिया, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा था अमेरिका, इस डर से कि अगर वो अनाउंस करेगा तो फिर कोई और सूरत-हाल पैदा हो जाएगी और पहले निकालना ज़रूरी है। तो चारों तरफ से उन्हें खतरा भी था और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक एरिया के अंदर उतारे, डैमेज हेलीकॉप्टर थे, और फिर उसके बाद मज़ीद इमदाद मंगवाई गई पीछे से, ताकि सारे के सारे क्रू को उठा के वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। और फिर अपने वो दोनों हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने तबाह कर दिए। वो जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतारे थे, जैसे आपको याद होगा एबटाबाद में इनका एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खुद ही तबाह कर दिया था ताकि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना लगे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, तो ये नहीं चाहते कि इनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, लिहाज़ा वो तबाह कर देते। तो इस तरह जो है HH-60 हेलीकॉप्टर जो है 2 वो भी डैमेज कर दिए गए। फिर बाद में उन्होंने उनको खुद ही तबाह कर दिया। फिर C-130 जो है वो 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए इसके अंदर। फिर एक जो है A-10 थंडरबोल्ट 2 वो भी डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर एक जो है MH-6 लिटिल बर्ड वो भी इसके अंदर तबाह हो गया इस ऑपरेशन में। 1 या 2 MQ-9 रीपर्स ये भी इसमें तबाह हुए इस ऑपरेशन के। एक खौफनाक ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका को कामयाबी मिली है मुबैयना तौर पे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अनाउंसमेंट करते हैं अपने साथ बिठाकर। यहाँ जो ऑपरेशन के अंदर शामिल लोग थे या उनको जो लीड कर रहे थे लोग कमांड रूम से, वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठेगा। पॉलिटिकल फ़ायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अब वो बड़े हमले का ऐलान भी करने। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक धमकी दी थी, आपको याद होगा। मैंने आपको वो धमकी पढ़ के सुनाई थी कि 48 घंटे बाकी रह गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी ही धमकी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज़ हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रहे जी मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुज़दिरो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियाँ दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियाँ देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियाँ दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूँ कि ए पागल बुज़दिरो, इस मनहूस आबनाए हरमज़ को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे। बस देखते जाओ। तारीफ़ अल्लाह के लिए। इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियाँ इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है।
पाकिस्तान के लिए नाज़रीन ने यूएई की जानिब से मुश्किलात वाक़ई बहुत बढ़ना शुरू हुई। हमारे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहाँ सबसे ज़्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन खबर ये दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। लेकिन इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज है? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबो-गरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं जी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वज़ीर-ए-आज़म इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊँगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक़्त मुँह बंद करके बैठना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार-बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहाँ पे बड़ी टका के बेइज़्ज़ती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है, वो क्यों मुतासर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज़ बड़े मज़ेदार हुए हैं पाकिस्तान में नाज़रीन। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिज़वान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेज़ के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए? तो बहुत लोगों ने उस पे वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिज़वान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज़्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए हैं, उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है। अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहे, ना उठाएंगे तो मियाँ साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मियाँ साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। जिस किस्म का काम उन्होंने दिखा दिया और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियाँ साहब का ये मतलब नहीं था, मियाँ साहब का वो मतलब नहीं था। ना तो रोटी को चोची हम कहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम कहती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही सियानी है, वो तो बिल्कुल ही रोटी को चोची नहीं कहते। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं दिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की आवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या ख़ानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है। और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई, और फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती, अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से। जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं, इमरान खान की साबिक
अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाटा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए। इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी ज़ाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएँगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमैट मैगज़ीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट, कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान को ख़त्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान ख़त्म नहीं होगा। उससे एक ऐसी कैफ़ियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफ़ियत में ज़िंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी, जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरू जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फ़ौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फ़ौज की ताकत, फ़ौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फ़ौज की भर्ती भी यहाँ से होती है, फ़ौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को ख़त्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का ख़तरा फ़ौज नहीं ले सकती, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा। सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था, और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या ख़ानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाटा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाटा साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो वाकई बहुत घटिया है। और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाटा की सियासत शुरू हुई, आज फैसल वाटा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती, अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाटा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए। इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी ज़ाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहाँ मर्जी चले जाए, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमैट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान को ख़त्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान ख़त्म नहीं होगा। उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में ज़िंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी,
जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल के मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फ़ौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फ़ौज की ताकत, फ़ौज की भर्ती और कानूनी हैसियत, पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फ़ौज की भर्ती भी यहाँ से होती है, फ़ौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को ख़त्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का ख़तरा फ़ौज नहीं ले सकती, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा।